हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपनी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की सेकंड क्लास ले रहे हैं। जैसा कि हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स, तो ए बायोटिक कंपोनेंट्स में हम लोगों ने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि जो टेम्परेचर की रेंज को ऑर्गेनिज्म कैसे टॉलरेट करता है। अगर वो वाइड रेंज को टॉलरेट कर रहा है तो उसको हम यूरीथर्मल बोलते हैं, और जो नैरो रेंज को टॉलरेट कर रहा है उसको हम स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो जस्ट अभी नॉलेज के लिए आप ये टर्म्स को दिमाग में रखो। जहाँ पे भी जब भी डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। इनके कुछ एग्जाम्पल बस आप मेमोराइज़ करके रखिए। जहाँ पे ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आपको बता दूँगी, और जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना मैं आपको लिखवा भी दूँगी। तो अब जैसा कि आई हैव सीन स्टूडेंट्स राइटिंग इन कमेंट्स रिगार्डिंग दी क्वेश्चंस जो प्रीलिम्स और मेंस के हैं। तो बेटा, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू येस्टरडे कि जब हम लोग अपना कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पूरा फिनिश कर लेंगे देन ओनली वी विल डिस्कस दी क्वेश्चंस। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर हम केवल एक दो टर्म्स या एक दो टॉपिक्स डिस्कस करके क्वेश्चंस करेंगे तो कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस है आजकल के टाइम पे लाइक इन द प्रीवियस 3-4 ईयर्स वो अलग अलग टॉपिक्स के कॉम्बिनेशन में बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इफ़ आई हैव स्टडी टेम्परेचर तो मेरे को 3-4 क्वेश्चन केवल एक साल में टेम्परेचर पर ही मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो ट्रस्ट मी, हम लोग एक पर्टिकुलर लेवल पे टॉपिक्स को ख़त्म करके और नेचुरली आई विल मेक यू सॉल्व दोज क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, क्योंकि बिना उसके आपको आइडिया ही नहीं लगेगा कि मैंने क्या समझा है और मुझे किस हद तक रिवीजन करना है, सो दैट आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, तो अभी जितना भी ध्यान है वो सारा बिल्कुल अपने कॉन्सेप्ट पे लगाओ, चीज़ों को समझने में लगाओ। क्योंकि अगर कुछ भी टर्म निकल गई जो हमें नहीं समझ में आई, क्योंकि हर टर्म ना आगे आने वाली टर्म के साथ रिलेटेड है, तो अगर हम उसको स्किप कर देंगे तो हमारे लिए आगे वाली चीज़ें समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज आप खुद देखेंगे कि आज हम एनवायरनमेंट में जो कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ पार्ट आपका बायो का रिलेटेड है, कुछ पार्ट आपका ज्योग्राफी का रिलेटेड है, कुछ पार्ट एनवायरनमेंट का ही है। तो इसीलिए बिल्कुल कहते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। बिल्कुल पूरे फोकस कंसंट्रेशन के साथ बैठ के सुनो। अगर यहाँ पे सुन लोगे ना जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ, तो आपको क्वेश्चन करने में उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। लेकिन कंडीशन एक ही है कि आपको पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, बिना इधर उधर की बातें सोचे कि अरे इसमें इतना ही पढ़ाया, ये रह गया, वो रह गया। जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रही हूँ, बिलीव मी, जिस तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि आप सॉल्व ना कर पाओ। तो इसीलिए अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बिल्कुल जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो ए बायोटिक कंपोनेंट्स में नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ वाटर। अब हमने जैसे छोटी क्लासेस में बायोलॉजी में भी पढ़ा है कि लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर, देयरफॉर इट यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, इट कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट वाटर। तो हम बिना वाटर के सर्वाइवल का सोच भी नहीं सकते, तो इसीलिए वाटर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लिविंग के लिए एसेंशियल हैं, तो पहला हो गया डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको विघटित ऑक्सीजन भी बोलते हैं। दूसरा हो गया आपका पीएच। तीसरा न्यूट्रिएंट्स, जिसको पोषक तत्व भी बोलते हैं। जैसे न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। सिमिलरली वाटर में भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइफ को कंटिन्यू करने में हेल्प करते हैं। तो द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो रहा है तो वो जो वाटर है दैट इज़ अनफिट फॉर कंजम्पशन, नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल्सो द एक्वेटिक लाइफ दैट इज़ प्रेजेंट देयर। और ये सिचुएशन कब होती है? जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर की वजह से पानी में जो भी विघटित ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो रही है, जिसकी वजह से ना कि हमारे लिए नुकसानदायक है, जो ऑर्गेनिजम्स उसमें सर्वाइव कर रहे हैं उसके लिए भी वो हार्मफुल है, राइट। वहीं अब देखो जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की वैल्यू है, क्योंकि जब हम पॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ेंगे, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको इसकी जो वैल्यूज़ हैं और डिटेल में बताऊँगी। अभी क्योंकि एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लासेस चल रही हैं शुरू की 3-4, तो उसमें बस आप
टर्म्स को समझिए, उसके रोल को समझिए, उसके इम्पोर्टेंस को समझिए। जैसे जैसे जहाँ पे भी उनकी डेप्थ की ज़रूरत आएगी मैं आपको अपने आप बता दूँगी। अभी पूरा कंसंट्रेशन आप टर्म्स को जानने में लगाइए। दूसरा जो कंपोनेंट है वो पीएच है। पीएच क्या है, जैसे हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में भी पढ़ा है, 8वीं क्लास में भी पढ़ा है। साइंस में जो H+ आयन होते हैं उनका जो मेजरमेंट होता है, उसकी जो लॉगरिथमिक वैल्यू होती है वो पीएच होती है। तो जनरली इट इज़ 0 to 7 to 14। तो अगर वैल्यू 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट फॉर यू। 14 होगा तो वो बेसिक होता है, और अगर 0 की तरफ वैल्यू जाएगी, 7 से 0 की तरफ कम होगी तो वो एसिडिक में आएगी। तो जितना भी हमारे आसपास क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि प्रोटॉन्स ज़्यादा ऐड किए जा रहे हैं पानी में, वाटर बॉडीज़ में, जिसकी वजह से जो कार्बोनेट शेल है जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की वो डिज़ोल्व हो रही है, एंड दिस इज़ रिजल्टिंग इनटू द डेथ ऑफ द फिशेज एंड मैनी अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, राइट। तो पीएचपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा है पोषक तत्व। पोषक तत्व क्या होते हैं कि जितना एक एप्रोप्रिएट अमाउंट है, उस अमाउंट में जितना रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर वो मिल रही है तो सब कुछ बहुत स्टेबल तरीके से होगा। अगर उसका अमाउंट कम है तो भी वो डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा। अगर अमाउंट ज़्यादा है तो एक्सेस होने की वजह से भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो जो वाटर में जनरली जो प्रॉब्लम देखी जा रही है इन केस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब हम पॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर बीइंग एडेड टू द वाटर बॉडीज़। और ज़्यादा एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से एक फिनोमेनन होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ऑर्गेनिज्म फिर वहाँ पे जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसका भी हम आगे रीज़न देखेंगे, व्हाट इज़ द रीज़न वाई दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव, जबकि न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे हैं फिर भी दे आर अनएबल टू सर्वाइव। तो देयर इज़ अ स्पेसिफिक रीज़न हाउ न्यूट्रिएंट्स आर ब्रॉट ऑन द सरफेस बाय द प्रोसेस ऑफ अपवेलिंग। तो क्या होता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा अपवेलिंग डाउनवेलिंग जो होता है कि जब बॉटम का वाटर ऊपर की तरफ आता है तो दैट इज़ अपवेलिंग, और जब सरफेस का वाटर जो है मूव करके नीचे की तरफ जाता है तो दैट इज़ डाउनवेलिंग। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो ये जस्ट मैंने रिवीजन के लिए आपको बता दिया था। मेन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस रखता है वो है यूट्रोफिकेशन। तो अभी सिर्फ टर्म दिमाग में रखिए कि यूट्रोफिकेशन किससे रिलेटेड है। वाटर में जब न्यूट्रिएंट्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो वो फिनोमेनन कहलाता है यूट्रोफिकेशन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब आता है सैलिनिटी। सैलिनिटी लवणता बोल दीजिए, खारापन बोल दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं इट बेसिकली रिफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स। उसमें सॉल्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो जनरली जो सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हम पीपीटी में नापते हैं। पीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट्स पर ट्रिलियन है इसका जो है। मैं एक बार और इसको कंफर्म करके बता दूंगी। सॉरी, इट्स पार्ट्स पर थाउजेंड। सॉरी, इट्स पार्ट्स पर थाउजेंड। तो जो पार्ट्स पर थाउजेंड है वो आपका अगर 5 से लेस है, आप समझ रहे हो, पानी में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इफ़ इट इज़ लेसर देन 5 पीपीटी तो वो हाँ उस पर्टिकुलर को बोलते हैं हम इनलैंड वाटर बॉडीज़। इनलैंड वाटर बॉडीज़ कौन सी, जो टेरेस्ट्रियल एरिया है या टेरिटोरियल एरिया है, उस टेरिटोरियल एरिया के अंदर जो वाटर बॉडीज़ मिलती हैं विच आर द सोर्स ऑफ द फ्रेश वाटर। तो वहाँ पे जनरली सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। उसके बाद आता है सी का जो होता है पानी, जो भी ओशन वाटर है, सी वाटर है, तो इसका जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है इट इज़ जनरली बिटवीन 30 to 35 पीपीटी। अगर किसी वाटर बॉडी का जो सैलिनिटी है, जो लवणता है, जो खारापन है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 100 पीपीटी तो वो हाइपर सैलाइन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे हमने टेम्परेचर के बेसिस पे पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म 2 तरीके के होते हैं, उसी तरीके से सैलिनिटी के बेसिस पे भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं यूरीहेलाइन एंड स्टीनोहेलाइन। यूरीहेलाइन पृथुलवणीय ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया जाता है और स्टीनोहेलाइन तनुलवणीय ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो यूरी का जैसे मैंने बताया था कल, यूरी मीन्स वाइड।
तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, दे आर नोन एज यूरीहेलाइन. फॉर एग्जाम्पल सैल्मन, दीज आर फिशेज, सैल्मन, हेरिंग. फिर आपका जो है मैंग्रोव्स हो गया इसका एग्जाम्पल. यहाँ पे आपको यू कैन सी वाइड रेंज ऑफ सेलिनिटी. उसके बाद जो स्टीनोहेलाइन है, बहुत नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी होती है. जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे होते हैं वो बहुत ही नैरो रेंज को टॉलरेट कर पाते हैं, राइट. और ये ऑर्गेनिजम्स कहाँ पे मिलते हैं, वो रिवर्स में या जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा इन कंपैरिजन टू द सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन. तो इसीलिए यहाँ पे नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी होती है, एंड दैट्स वाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्टीनोहेलाइन. अब क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे डिफरेंस पढ़ा कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो वाइड रेंज को टॉलरेट कर रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके स्मॉल रेंज को टॉलरेट कर रहे हैं, नैरो रेंज को टॉलरेट कर पा रहे हैं. तो ऐसा कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर फ़िश है, जैसे सैल्मन है, अगर सैल्मन को हम स्टीनोहेलाइन वाले एनवायरनमेंट में डाल देंगे, फ्रेश वाटर में डाल देंगे, तो क्या होगा, विल इट बी एबल टू सर्वाइव. उसी तरीके से अगर हम गोल्ड फिश को मैंग्रोव्स वाले एरिया में रख देंगे तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी. तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं. तो वहाँ पे एक टर्म होता है दैट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर. और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से जो है जो फिनोमेनन है, आप बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है. ऑस्मोसिस, अगर आपको याद हो 9th क्लास में यू माइट हैव स्टडीड, एक सेल का चैप्टर था, तो उसमें कुछ प्रोसेसेस समझाए गए थे. तो उसमें एक प्रोसेस था ऑस्मोसिस. तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर है आपका हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है. तो अगर आप जो स्टीनोहेलाइन है उसको मैंग्रोव्स में डाल दोगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सिमिलरली जो सैल्मन हेरिंग्स हैं, अगर आप उनको फ्रेश वाटर में डाल दोगे तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. समझ रहे हैं आप, क्योंकि उनका बॉडी का जो ऑस्मोटिक बैलेंस है वो काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो रिवीजन के लिए क्या चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है, यूरीहेलाइन, स्टीनोहेलाइन की डेफिनेशन, उसके बाद ये कौन कौन से वाटर बॉडीज़ इसमें फॉल कर रहे हैं. अभी के लिए बस ये 2 चीज़ें ज़रूरी हैं. ये वाला चीज़ आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन मतलब किस किस रेंज में ये आ रहा है. तो एग्जैक्टली ये नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इसके बेसिस पे दे कैन आस्क यू क्वेश्चन. तो वो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो उसमें आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से इन वैल्यू का यूज़ करके वी कैन फाइंड आउट द आंसर, राइट. चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ सनलाइट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे. तो जब तक आपको ये बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, बेसिक थिंग इज़ दिस योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है. दूसरा, फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है. ये बहुत बेसिक सा फिनोमेनन है जो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि वाई वी नीड टू रिमेंबर दिस. ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बेसिकली आपके जितने भी रेडिएशंस हैं उनको एक सीक्वेंस में लाया जाता है. अब जैसे इसमें है रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रारेड रेज, देन योर विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, राइट. अब इसकी एक ट्रिक भी है. राम्स मदर इज़ विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन. इज़ दैट क्लियर. इसको याद रखो. ये आपको जैसे जो स्टेट सर्विसेज में जो साइंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है अगर आपको याद होगी ना, तो वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प होगी इससे. दोबारा रिपीट कर रही हूँ. राम्स मदर इज़ विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन. राम से आप रेडियो वेव याद कर सकते हो, मदर से माइक्रोवेव याद कर सकते हो, इज़ फॉर इंफ्रारेड रेडिएशंस, देन विजिटिंग से विजिबल रेंज, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा. तो सबसे पहले तो इस सीक्वेंस को याद करो, ठीक है. 2-3 बार रिपीट करोगे अपने आप याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है. उसके बाद दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद करने वाली, वो है कि जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाओगे सेम सीक्वेंस में, गामा से रेडियो वेव की तरफ जाओगे, तो आपका जो है वेवलेंथ बढ़ेगा, राइट. वेवलेंथ बढ़ेगा
और जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। समझ रहे हो? पहले आपको लेफ़्ट से राइट की तरफ जाओगे गामा से रेडियो वेव तक, तो आपका वेवलेंथ इंक्रीज होगा। एंड वी नो फ्रॉम फिजिक्स दैट वेवलेंथ और आपका जो फ्रीक्वेंसी है दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शन। वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में याद रखनी है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये बेसिक पता होगा। अब इसमें हम जैसे विजिबल एरिया का लेते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण भी बोलते हैं इन हिंदी। तो आपका ये जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है ये बेसिकली फॉल्स इन द रेंज ऑफ 400 to 700 नैनोमीटर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। मैं दोबारा बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए और मेरे साथ रिपीट कीजिए। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसकी रेंज क्या है? स्टेट पीसीएस में दे कैन इवन आस्क यू द रेंज। पास्ट प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा भी गया है, तो ये चीज़ याद रखिए। अगर आप डायरेक्ट नहीं पूछेंगे तो देयर इज़ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑल्सो। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिए। पहला, इस सीक्वेंस को याद रखिए। गामा टू रेडियो, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। जो विजिबल रेंज है वो 400 to 700 नैनोमीटर है। ये आपका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। मतलब अगर लाइट इस रेंज में आती है तो प्लांट्स उसको कैप्चर कर पाते हैं एंड देन ओनली दे आर एबल टू डू द फोटोसिंथेसिस। बिना फोटोसिंथेसिस के फूड प्रिपेयर नहीं होता है। हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अभी हम आगे देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, अब आपके रिवीजन के लिए तो जो आपका विजिबल रेंज में ये हमने शुरुआत से पढ़ा है विबग्योर, ये डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो इसके ज़्यादा डिटेल में तो मैं नहीं जाऊँगी, मैं आपको बताऊँगी ब्लू और रेड जो होते हैं दे आर मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस। जो ब्लू और रेड की रेंज में जो लाइट पड़ती है वो प्लांट्स के लिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। राइट, तो ये तो चीज़ हो गई फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। उसके बाद सनलाइट का जनरली आफ्टर फोटोसिंथेसिस मेन यूज़ क्या है? फर्स्टली इन माइग्रेशन, सेकेंड इन रिप्रोडक्शन, थर्ड फॉरेजिंग एक्टिविटी। जो डे लाइट होती है, जो सनलाइट है, वो कितने ड्यूरेशन की है, किस टाइम ज़्यादा है किस टाइम कम है, तो ये एक एनिमल्स के लिए क्लू का काम करती है कि जब उसको मूव करना है, माइग्रेट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सनलाइट को क्लू बना के माइग्रेट करते हैं। तो मूवमेंट में बहुत ज़रूरी है सनलाइट। दूसरा रिप्रोडक्शन में, गिविंग, रिप्रोडक्शन क्या है? गिविंग राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म, गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनाने वाला जो प्रोसेस है दैट इज़ रिप्रोडक्शन। तो सनलाइट का एक इम्पॉर्टेंट रोल उसमें भी है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स में जो फ्लावरिंग होगी, फ्लावर क्या एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है प्लांट की, तो जब सनलाइट उस पर पड़ेगी तो पूरा फ्लावर ओपन होगा, एंथर्स, स्टिग्मा, पॉलिनेशन होगा। जैसे पॉलिनेशन हमने कल पढ़ा था कि हाउ प्लांट्स नीड एनिमल फॉर पॉलिनेशन, सिमिलरली एनिमल्स नीड प्लांट्स फॉर देयर फूड। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे आगे की स्लाइड्स में तब आपको समझ आएगा वो वाली कल वाली चीज़। तीसरा है फॉरेजिंग एक्टिविटी। अगर उसको फूड के लिए सर्च करना है तो डेफिनेटली दे नीड डे लाइट, दे नीड सनलाइट। तो ये सनलाइट से रिलेटेड 4-5 कॉन्सेप्ट थे आपको बताने के लिए कि हाउ इट इज़ एज एन ए बायोटिक कॉम्पोनेंट वो लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, केवल इसको याद करो, सीक्वेंस को ये याद होना चाहिए। क्या है ये? मैं दोबारा बोल रही हूँ, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, ये दो आजकल इस पे क्वेश्चंस आने लगे हैं। ब्लू और रेड वाली जो रेंज है तो वो दिमाग में रखिएगा। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, ये याद रखिएगा। सनलाइट का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है अपार्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस? माइग्रेशन, रिप्रोडक्शन, फॉरेजिंग एक्टिविटी के लिए। ठीक है, फॉरेजिंग समझ गए, खाना ढूंढने वाले प्रोसेस को। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सॉइल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, तो सॉइल बेसिकली आपकी एक हर जगह पे सॉइल सेम नहीं होती है।
अगर आपको ज्योग्राफी का सॉइल वाला चैप्टर याद हो तो यू रिमेंबर, वहाँ पे आपका लेटराइट सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, रेड सॉइल होता है। तो ये जो भी वेराइटीज़ ऑफ सॉइल हैं, दे डिपेंड ऑन दी क्लाइमेट। वहाँ की जलवायु कैसी है, वहाँ पे वेदरिंग जो हो रही है, अपक्षय जो हो रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि जो उसके ग्रैन्यूल्स हैं वो छोटे हैं, बड़े हैं, राइट। तो ये दोनों तीनों चीज़ें मिलके जो है सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक को बताती हैं, और इसीलिए एक जगह से दूसरी जगह ये डिफ़र करती है। दूसरा है आपका क्या कहते हैं, परकोलेशन। जो एक सॉइल का परकोलेशन मतलब क्या होता है कि सपोज ये आपका एक सॉइल का लेयर है, अगर यहाँ पे वाटर है तो हाउ इट इज़ द ड्रॉप्स ऑफ द वाटर दे आर मूविंग डाउनवर्ड, ये आपका परकोलेशन हो गया। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे ये सॉइल के 2-3 पार्टिकल्स हैं तो हाउ दे आर एबल टू होल्ड अ वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में वाटर मॉलिक्यूल को कैसे होल्ड करेंगे। तो ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो सॉइल के कॉम्पोजिशन से डिसाइड होती है, उसके ग्रेन साइज से डिसाइड होती है। एंड हाउ दे आर एग्रीगेटेड, वो आपस में कैसे चिपके हुए हैं। सपोज़ ये 3-4 बड़े बड़े पार्टिकल हैं, तो अगर आप वाटर की ड्रॉप यहाँ से जाएगी तो ऑब्वियसली वो नीचे जाएगी, ये उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। बट इफ़ दे आर दिस स्मॉल, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है तो उसको वो ईजिली होल्ड कर पाएंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो परकोलेशन है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो किससे बताई जाएगी, सॉइल का कॉम्पोजिशन क्या है, उसके जो ग्रैन्यूल्स हैं उसका साइज़ क्या है, एंड हाउ दे आर एग्रीगेटेड, राइट। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। जैसे छोटी क्लास में ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि बहुत डिफरेंट तरीके के प्लांट्स होते हैं, एंड हर प्लांट की हाइट अलग है, सबका लीफ का स्ट्रक्चर अलग है, द टाइम पीरियड जब वो अपने लीव्स को शेड करते हैं वो अलग है। तो ये जो अलग अलग जगह के प्लांट्स का जो नेचर है, इस जगह पे आपको ऐसे प्लांट्स मिलेंगे, इस जगह पे ऐसे प्लांट्स मिलेंगे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वो आपका कैसे डिटरमाइन होगा कि आपके सॉइल में मिनरल कॉम्पोजिशन कौन सा है, उसकी पीएच कैसी है, क्या वो जो प्लांट है वो उस पर्टिकुलर पीएच को टॉलरेट कर पा रहा है। अगर हाँ तो वो वहाँ अच्छे से ग्रो करेगा, नहीं कर पा रहा तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी डेफिनेटली वहाँ पे। मिनरल कॉम्पोजिशन है, मिनरल कॉम्पोजिशन जैसे अभी हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा था, तो बेसिकली ये वही कहना चाह रहा है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं। अगर वो न्यूट्रिएंट्स उस प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो ग्रोथ होगी। सॉरी, थोड़ा सा ये बैकग्राउंड डिस्टरबेंस आ रहा है। तो आज क्लास को मैं यहीं पे ये सॉइल पे ही ख़त्म कर रही हूँ। इसमें आपका बस ये एक चीज़ और सुन लीजिए कि जैसे ये जो सारे फैक्टर्स हैं, ऑल दीज आर हेल्पिंग इन डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ वेजिटेशन, वैसे ही कौन सा एनिमल वहाँ पे थ्राइव करेगा वो भी आपका जो सॉइल का कॉम्पोजिशन है वो डिसाइड करेगा। क्योंकि जिस तरीके की वेजिटेशन होगी, हमने कल पढ़ा था कि एनिमल्स कैसे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो अगर वो पर्टिकुलर प्लांट ही वहाँ पे नहीं होगा तो वो एनिमल कैसे वहाँ पे रह पाएगा, राइट। सिमिलरली अगर हम बॉटम ऑफ ओशन की बात करें तो बेंथिक जोन्स हैं, बेंथिक जोन्स आपके बिल्कुल बॉटम ऑफ द ओशन। तो बॉटम ऑफ द ओशन में भी जब जो रिवर वाटर है जब वो फॉल करता है तो धीरे धीरे अप वेलिंग डाउन वेलिंग की वजह से जो आपके पार्टिकल्स हैं दे रीच एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, ठीक है। सपोज ये एक ओशियन है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, तो अपने साथ में जो सेडिमेंट्स पार्टिकल्स लेके आएंगे वो धीरे 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 यहाँ पे जो है सेटल होना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, जो उनका कॉम्पोजिशन होगा वो भी डिसाइड करेगा कि कौन से जो बेंथिक जोन बिल्कुल बॉटम वाले जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, कौन से नहीं करेंगे, राइट। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो आज हमने क्या देखा, आज हमारा जो है एबायोटिक कंपोनेंट पूरे हो चुके हैं। कल हमने टेम्परेचर किया था, आज हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया, सैलिनिटी के बारे में डिस्कस किया, सनलाइट के बारे में डिस्कस किया, एंड फाइनली वी डिस्कस्ड अबाउट दी सॉइल। तो एक बार कल वाली क्लास में हम बायोटिक कंपोनेंट्स को पूरा कर देंगे। कल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसमें हम देखेंगे कि ये बायोटिक एबायोटिक इंटरैक्ट कैसे कर रहे हैं, जो भी दोनों कंपोनेंट्स हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट कैसे करते हैं। जैसे हमने बोला ना, कुछ ऑर्गेनिज्म नैरो रेंज को टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ ब्रॉड रेंज को टॉलरेट कर लेते हैं, बट हाउ,
कुछ ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ लो टेम्परेचर में सर्वाइव कर लेते हैं। हाउ, जैसे मैंने अपना शिवरिंग ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल दिया था, शिवरिंग एंड स्वेटिंग, ऐसे ही जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए जितना आज पढ़ाया है, जितना कल पढ़ाया था, प्लीज़ रिवाइज दैट, रिवाइज एटलीस्ट वंस द टर्म्स दैट आई हैव टोल्ड यू। उससे क्या होगा, आगे की चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। ईजी टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसकी वजह से वो हमें बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बट इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। वो हमारा ना आसपास का जो डेली लाइफ का जो एक्सपीरियंस है, जो हमारी अवेयरनेस है, वो एक्चुअली उसी पे बेस्ड है। तो आप लोगों ने बिल्कुल पैनिक नहीं करना है, बहुत ईजी वे में समझाऊंगी, सब समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है, आप लोग एक काम कीजिए, जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है, लास्ट यूनिट का पहला चैप्टर, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, उसके आप फर्स्ट 3-4 पेजेस पढ़िए बिफोर दी रेस्पॉन्सेज, ठीक है। ये आप 222 पेज तक पढ़िएगा तो आपको जो है समझ आ जाएगा। अब तक मैंने 2 क्लासेस में जो बताया है, क्योंकि उसमें उतना डिटेल में नहीं दिया होता है, बहुत शॉर्ट में समझाई गई होती चीज़ें, लेकिन क्योंकि अब यहाँ मैं आपको बता चुकी हूँ तो वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। उसके बाद आपके अब आप जो है फर्स्ट जो चैप्टर है शंकर आईएएस का, उसके 6 नंबर पेज तक आप पढ़ सकते हो, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। बाकी जो बायोटिक कंपोनेंट है एंड हाउ दे आर एडजस्टिंग देमसेल्फ, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू दीज फैक्टर्स, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आप लोग रिवाइज करिए बिल्कुल अच्छे से कल की क्लास के लिए। ओके, गुड बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी क्लास। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जितना भी हम लोगों ने अब तक ए बायोटिक कंपोनेंट पढ़ा था, जैसे कल हमने सॉइल के बारे में पढ़ा था, सनलाइट के बारे में पढ़ा था, आज हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ मूव करेंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में बेसिकली हम 3 हेडिंग्स के अंदर इसको डिस्कस करते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके डिटेल में जाइएगा। प्रोड्यूसर्स जो हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने क्लास में पढ़ा हुआ है अर्लियर कि जैसे प्लांट्स हैं तो दे आर प्रोड्यूसिंग फूड, जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था एनिमल्स आर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो हाउ दिस फूड कम्स फ्रॉम, ये फूड प्रोड्यूस कैसे होता है। तो प्लांट्स जनरली क्या करते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं एनवायरनमेंट में, वो उनको सनलाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में, वो उसको कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में। और ये क्या है, आपके इनऑर्गेनिक फॉर्म है इनका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये आपको सन के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म। और यही है सोर्स ऑफ एनर्जी, यही हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी बन जाता है। और साथ में जो बाय प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है। अगर जैसे केमिकल रिएक्शन, अगर आपको याद हो केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, तो उसमें ये वाली साइड रिएक्टेंट होती है, ये वाली साइड प्रोडक्ट्स होती है। तो रिएक्टेंट क्या होंगे आपके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट के प्रेजेंस में वो ग्लूकोज बना के देगा। ग्लूकोज इज ऑर्गेनिक फॉर्म एंड O2 है वो बाय प्रोडक्ट है। इसीलिए बोलते हैं कि प्लांट्स दे टेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे रिलीज ऑक्सीजन। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन कभी कभार जब हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं ना, तो हमसे बहुत सिंपल चीज़ों में ही गलती हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें दिमाग में होनी चाहिए कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो जो ऑर्गेनिक फॉर्म होता है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। एंड स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, अगर आपने ध्यान दिया हो 9th-10th क्लास में हमने फिजिक्स में पढ़ा था, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक क्वेश्चन बहुत इजी वे में पूछे जाते हैं कि पूछे जा रहे थे पास्ट में, मतलब सिंपल सा जो रिएक्शन है उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन पूछ ली, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोड्यूसर्स। लेकिन अब उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दे कैन आस्क यू अबाउट द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इट्स अ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसलिए इसको पोटेंशियल एनर्जी बोला जा रहा है।
तो जो ग्लूकोज प्लांट्स बना रहे हैं वो उनमें स्टोर्ड है, तो बीट एनी पार्ट, वो फ्रूट्स में हो सकता है, वो लीव्स में है, वो रूट्स में है, वो स्टेम में है। हर प्लांट का डिफरेंट जो स्टोरेज पार्ट है वो डिफरेंट है। तो उसी के लिए वी आर रिलाइंग, वी आर डिपेंडिंग, हम निर्भर हैं प्लांट्स पे उसी ऑर्गेनिक फूड के लिए, उसी ग्लूकोज के लिए, क्योंकि वही ग्लूकोज जब हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी जनरेट होगी। आगे देखते हैं कंज्यूमर, ये प्रोड्यूसर्स। यहाँ पे आपको वो प्रोसेस पूरा याद रखना है, किस तरीके से जो इनऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। अब जब प्रोड्यूसर्स की बात आती है या जगह की बात आती है, तो लैंड पे भी प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट हैं और ओशियन में भी प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट है। तो आपने इतना ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है, बस ये देखना है कि लैंड पे मोस्टली आपके प्लांट्स होंगे जो कि वुडी प्लांट्स होंगे या हर्ब्स जो होती हैं, हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं। शर्ब्स और बड़े प्लांट्स के बीच वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हर्बेशियस प्लांट्स बोलते हैं। आपके एल्गी भी हैं, बट मोस्टली दे आर एक्टिंग एज अ प्रोड्यूसर। ओशियंस में वो प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहे हैं, बट स्टिल आपने जैसे अपने घर के आसपास देखा होगा कि अगर कहीं पे मॉइस्चर रह जाता है तो कुछ दिनों बाद वहाँ पे ना ग्रीन कलर की ग्रोथ आ जाती है, तो दैट ग्रोथ इज एल्गी इटसेल्फ। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, लैंड, अगर आप टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे प्लांट्स होंगे, हार्ड स्टेम प्लांट्स। ओशंस की अगर आप बात करते हैं वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एल्गी होंगे, बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने बस यहाँ पे नाम याद रखना है, जैसे डायएटम्स हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए। बस ये नाम 2-3 बार देखेंगे आपको मेमोराइज हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ओशियन में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जैसे डायएटम्स है, साइनोबैक्टीरिया है, फाइटोप्लैंक्टन्स है, डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी बहुत एक्सट्रीम कंडीशन वाले प्लेसेस होते हैं वहाँ पे आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोड्यूसर का काम करते हैं। जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो गया, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा, तो ऐसे जो एक्सट्रीम कंडीशंस में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं दे आर नोन एज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं एंड दैट इज़ वाई हम इनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। आई होप आई एम क्लियर अप टिल नाउ। तो दोबारा मैं बोलूँगी, यहाँ पे सिर्फ आपको इनका नाम याद रखना है, क्योंकि कल को ऑप्शन में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि एज दीज आर प्रोड्यूसर्स, राइट। तो ये प्रोड्यूसर के बारे में बस इतना पढ़ना है। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। उसके बाद में आपको कि ओशियनिक या वाटर में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं, और लैंड पे मोस्टली आपके हार्डवुड प्लांट्स जो होते हैं, वुडी प्लांट्स होते हैं, वो प्रोड्यूसर्स की तरह काम करते हैं। उसके बाद लेट्स कम टू कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स तो हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी फैमिलियर हैं। फैमिलियर होते हुए भी हमसे इन चीज़ों में गलती हो जाती है, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, तो हमसे कहते हैं ना जो बहुत इजी चीज़ होती है वो गलत हो जाती है। तो यहाँ पे अब जैसे इनके कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए, दे आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात आ रही है तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल जो है केवल प्लांट्स में पाया जाता है, तो केवल प्लांट्स में होता है, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। एनिमल्स में होता नहीं है, तो एनिमल्स में जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो इनको अपने एनर्जी के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करना पड़ेगा एज अ सोर्स ऑफ फूड, तो इसीलिए दे आर नोन एज हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, अब ये प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं। देयर आर सर्टेन अदर कंज्यूमर्स जो दूसरे एनिमल्स पे भी डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो बेसिकली वी क्लासीफाई दैम इनटू 3 कैटेगरीज: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। इनको हम मैक्रो कंज्यूमर्स की कैटेगरी में भी क्लासीफाई करते हैं। मैक्रो मीन्स एट अ लार्जर लेवल, जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं। से फॉर एग्जाम्पल जैसे ग्रास है, तो ग्रास यहाँ पे क्या हो गया, इट्स अ काइंड ऑफ ऑटोट्रॉप, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा। तो जो ग्रास हॉपर है वो ग्रास पे फीड करेगा, ग्रास हॉपर पे रैट फीड करेगा, रैट पे स्नेक फीड करेगा, स्नेक पे हॉक फीड करेगा।
तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ना कि दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर द फूड, तो अब जैसे स्नेक है तो इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द हॉक जो है वो स्नेक पे डिपेंड कर रहा है, स्नेक है वो रैट पे डिपेंड कर रहा है, रैट इज़ डिपेंडिंग ऑन ग्रास हॉपर फॉर इट्स एनर्जी सोर्स, और जो ग्रास हॉपर है दैट डिपेंड्स ऑन द ग्रास फॉर इट्स फूड सोर्स। तो इसीलिए हम इनको क्लासीफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये 4 डिग्री लिखा है तो दिस मीन्स क्वाटरनरी। तो कुछ कुछ जो फूड वेब होती है या फूड साइकिल होती है वहाँ पे आपका 4 लेवल तक भी चला जाता है जो ऑर्गेनिज्म है। जब हम इकोसिस्टम को डिटेल में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम जो है फूड साइकिल, फूड वेब, इन सब के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए इट इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि हाँ, इस तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने एनर्जी सोर्स के लिए। ये चीज़ क्लियर हुई। अब जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था मैक्रो कंज्यूमर्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं माइक्रो। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल एंड दे आर नोन एज डीकम्पोजर्स। वहाँ पे वो लोग हेट्रोट्रॉप्स थे, देवर मैक्रो कंज्यूमर्स, ये माइक्रो कंज्यूमर्स हैं, एंड दीज आर डीकम्पोजर्स। ये जनरली क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं। ये जो है डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनसे अपनी एनर्जी डेराइव करते हैं, राइट? दे डेराइव देयर एनर्जी फ्रॉम दी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और ये जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है अभी हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे, इट इज़ नोन एज डेट्रिटस, एंड दे ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। आगे अभी हम इसको और डिटेल में स्टडी करेंगे, डिकम्पोजिशन क्या होता है, हाउ इट इज़ कंप्लीटेड। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिकम्पोजिशन जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं दे आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अब आप लिंक कर पा रहे होंगे, जैसे मैंने बताया था कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे कन्वर्ट दी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, राइट? तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म प्लांट पे फीड करता है तो वो अपना ग्लूकोज डेराइव कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म, सपोज किसी एनिमल ने उस पर फीड करा, अब इसकी एनिमल की डेथ हो गई, तो इसके अंदर जितना भी एनर्जी सोर्स है, जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है? और वो स्लोली एंड स्लोली इट विल गेट रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें जो चीज़ इनऑर्गेनिक पे शुरू हुई थी वो लास्ट में इनऑर्गेनिक पे ही ख़त्म हो जाती है। मीन्स जो भी आप नेचर से ले रहे हो यू आर रिटर्निंग इट बैक टू दी नेचर। तो बहुत सिंपल सी साइकिल है, इसी चीज़ को दिमाग में रखना। ये जितना भी प्रोड्यूसर्स का डिकम्पोजिशन का जितना भी प्रोसेस है, दिस ऑल सर्कुलेट्स अराउंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। जब भी आपको एनर्जी सोर्स चाहिए तो वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक में कन्वर्ट होगा। जैसे ही उस ऑर्गेनिज्म की लाइफ एंड होगी उसके अंदर जितना भी स्टोर्ड सोर्स है ऑर्गेनिक का वो ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होके इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक सोर्सेज, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि आपके जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्सी कैटेगरी में आ गया, हॉक, स्नेक, रैट, लेकिन जो आपके ये डिकम्पोजर्स हैं तो उसमें जैसे आपका अर्थवॉर्म है, आर्थ्रोपॉड्स है, तो ये क्या करेंगे, जब कोई डेड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं उसको ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है? अर्थवॉर्म को तो हमने पहले भी पढ़ा है कि दे आर नोन एज दी फार्मर्स फ्रेंड, राइट? क्योंकि जो भी एग्रीकल्चरल यूजेस होते हैं तो उसमें ये क्या करते हैं, जितना भी प्लांट प्रोडक्ट बच जाता है फील्ड में तो उसको दे ब्रेक डाउन एंड दे क्रिएट अ फर्टाइल सॉइल, तो दैट्स वाई दे आर नोन एज द फार्मर्स फ्रेंड। तो इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आप इसको याद करेंगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है, अब हम आते हैं डिकम्पोजिशन पे। डिकम्पोजिशन को समझिए, बहुत सिंपल प्रोसेस है। थोड़े से जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो इट इज़ वेरी ईजी। डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो इसका डेफिनेशन को देखते हैं तो इट इज़ अ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक मैटर, सॉरी यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर
into simple inorganic substances like carbon dioxide, nutrients, water. समझ गए आप? यहाँ पे डिकम्पोजिशन में क्या होगा, आपका जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है it is being broken down into inorganic substance, right? डेट्रिटस जैसा भी लास्ट में मैंने इंट्रोड्यूस किया था, डेट्रिटस रिफर्स टू द डेड प्लांट्स रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स. ठीक है, तो ये सारी चीज़ जितने भी डेड पार्ट्स हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के, दे आर रिफर टू एज डेट्रिटस. तो ये चीज़ भी आपको ये टर्म याद रखनी है. उसके बाद पूरे डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होता है इट बेसिकली इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स. ठीक है, और इनको समझाने से पहले एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जितने भी 5 स्टेप्स हैं ये साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. साइमल्टेनियसली मतलब 5 एक साथ हो रहे हैं, 5 स्टेप्स एक साथ हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर बी स्टेप होगा, फिर सी स्टेप, फिर डी, फिर ई. नहीं, ये किसी सीक्वेंस में नहीं हो रहे हैं, ये सारे एक साथ हो रहे हैं. तो ये चीज़ आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है क्योंकि यहीं पे क्वेश्चन जो है वो बन जाता है. तो यू नीड टू बी लाइक वेरी मच अटेंटिव कि उसमें पूछा क्या जा रहा है. तो क्वेश्चन जो है इन्हीं स्टेप से रिलेटेड बनता है. तो पहला जैसे प्रोसेस की अगर हम बात करें तो पहला है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो भी आपका डेट्रिटस है, डेड पोर्शन है, दैट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. ठीक है, उसको पहले छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा जाएगा. उसके बाद जब ये टूट रहा होता है साथ में, उसी समय जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो आपके सॉइल में जाएंगे. सपोज दिस इज़ द सॉइल, यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म था तो उसके जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे दे विल एंटर इनटू द सॉइल. ठीक है, अब ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में क्यों बोल रही हूँ कि जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या करेंगे, वाटर के साथ अपना सॉल्ट बनाएंगे और नीचे जाके बिल्कुल एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स की तरह हो जाएंगे. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दे प्रेसिपिटेट एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स, दे आर नॉट ईजिली रीचेबल, राइट. उसके बाद है कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि डेट्रिटस का डिग्रेडेशन हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. जो भी हम कह रहे थे ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो दे एक्ट ऑन डेट्रिटस विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम्स. दे एक्ट ऑन द डेट्रिटस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. तो आपका ब्रेकडाउन तो हो रहा है, ब्रेकडाउन के साथ साथ जो एंजाइम्स एक्टिवेट हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो इसको और फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर रही हैं. और जब भी वो फाइन पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं वो वाटर और आसपास के केमिकल्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, सेटल डाउन हो रहे हैं. दे आर नॉट ईजिली रीचेबल. उसके बाद आता है ह्यूमिफिकेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, प्लांट्स की ग्रोथ को हेल्प करता है ये. दिस इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस. ठीक है, इसको भी आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे. मिनरलाइजेशन, लास्ट स्टेप इज मिनरलाइजेशन, डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय माइक्रोब्स. जो ये ह्यूमस बना है आपका आफ्टर दिस फ्रेगमेंटेशन एंड कैटाबॉलिज्म, तो इसका जो डिग्रेडेशन होता है माइक्रोब्स के थ्रू, दिस प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन. तो जितना भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस नेचर से प्लांट ने लिया था, दैट हैज़ एंटर्ड इनटू सेवरल ऑर्गेनिजम्स. उसमें एंटर करने के बाद में जो भी एनर्जी उसने डराइव किया था, उसके बाद जितना भी रिमेनिंग पोर्शन उसमें बचता है, तो जब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है उसके बाद में ऑल दीज 5 जो भी प्रोसेस है दे टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली. और उसके बाद में जितना कुछ जो नेचर से लिया था वो नेचर को वापस कर दिया जाता है. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिकम्पोजिशन, राइट. लेट्स मूव अहेड. अब ये एक सिंपल सा डायग्राम है, ये आपको ना एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा. आप एनसीईआरटी का जो है पेज नंबर 2nd चैप्टर है, जो लास्ट वाली यूनिट है ना, उसका 2nd चैप्टर है, इकोसिस्टम वाला हेडिंग है. तो आप उसमें देखिएगा 243 to 244 पेज नंबर है एनसीईआरटी का. मैं यहाँ समझा देती हूँ तो आपको उसमें जब आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा समझना. से फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ ट्री. अब जैसे हमें पता ही है कि ट्रीज़ लीफ शेड करते ही हैं, तो अगर ये लीफ ग्राउंड पे गिरी है तो एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी कि जैसे ही ये सॉइल के कांटेक्ट में आएगी,
क्या होगा, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द लीफ, ठीक है। तो वो इसको ब्रेक डाउन करेंगे, इसके अंदर जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको ब्रेक डाउन करेंगे, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स होंगे दे विल स्टार्ट लीचिंग, वो न्यूट्रिएंट्स जो है दे विल स्टार्ट लीचिंग इनटू द सॉइल। एट द सेम टाइम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं विद द हेल्प ऑफ देयर एंजाइम्स उसको और फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, अब उससे वो लोग अपनी एनर्जी डराइव करेंगे। भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी तो एनर्जी चाहिए सरवाइव करने के लिए, तो दे बेसिकली फीड ऑन दीज डेड ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन देयर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसको और फर्दर डिकम्पोज किया जाएगा बाय द अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म उसको डिकम्पोज करेगा, फिर आपका एक डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस बनेगा विच इज़ ऑर्गेनिक इन नेचर, ठीक है। तो ये जो सॉइल है नाउ इट इज़ फुली फर्टाइल वेयर यू कैन ग्रो अ न्यू प्लांट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फ्यूचर में नया प्लांट उगाया जाएगा तो ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर देयर इन द कंपाउंड फॉर्म और जो ह्यूमस है यहाँ पे जिसको ब्रेक डाउन किया जाएगा दे विल बी एब्जॉर्ब बाय दी प्लांट्स। तो इसमें आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा, आपको हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन तो आपको एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो यू गेट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो मेजरली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर और जो भी इसमें सेडिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं दे ऑल आर टेकन बाय दी प्लांट्स, जो कि उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये डायग्राम एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद में यू गो थ्रू दी एनसीईआरटी तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी में क्या है कि हर चीज़ को बहुत डिटेल में नहीं समझाया गया है बिकॉज इट हैज़ टू बी अ बुक विद लिमिटेड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक जो वहाँ पे स्टेटमेंट दिया है दैट स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स इटसेल्फ अराउंड 4 to 5 स्टेटमेंट, तो इसीलिए आप यहाँ पे समझिए, समझने के बाद आप उसको रीड करिए तो बहुत इजी होगा आपके लिए उस चीज़ को समझना और याद करना, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ह्यूमस जो है इट इज़ अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट स्लो रेट। इसका डिकम्पोजिशन होता है, जैसे हमने अभी वहाँ क्या पढ़ा था, मिनरलाइजेशन पढ़ा था, यहाँ पे ये देखिए डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय माइक्रोब्स। तो ये होता रहता है बट इट्स अ स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो रेट पे होता है। तो ये काम की चीज़ है यहाँ पे, इसको याद रखना एमसीक्यूज में, दिस विल हेल्प। वो क्या करेंगे, इसको फास्ट रेट कर सकते हैं, इट इज़ नॉन रेजिस्टेंट, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएस में भी हेल्प करेगा आपको और यूपीएससी में भी जो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा वो इन्हीं 4 स्टेटमेंट के बेसिस पे डेवलप होगा, ठीक है। इट में नॉट एक्ट एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट, इट इज़ नॉन कोलॉइडल इन नेचर। तो ये 4 चीज़ें याद करनी है आपको। सबसे पहली चीज़ एमॉर्फस, रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, स्लो रेट पे डिकम्पोजिशन होता है, कोलॉइडल इन नेचर होता है, इट इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हाउ रिजर्वॉयर, जैसे अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि ऑर्गेनिक नेचर का होता है और आपका जो है जब माइक्रोब्स इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होंगे सॉइल में रिलीज होंगे इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ह्यूमस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके ये डिकम्पोजिशन के ये जो 5 स्टेप्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। याद आपको इसी तरीके से करना है, एक चीज़ दिमाग में रखते हुए कि ऑल दी स्टेप्स आर नॉट टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियस, दे आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं है कि फ्रेगमेंटेशन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक लीचिंग नहीं होगी, लीचिंग नहीं होगी तब तक कैटाबॉलिज्म नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक स्टेप अब एक दूसरे के साथ में कॉम्बिनेशन में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो एक बार खुद से भी बना के देखिएगा, तो आपको थोड़ा सा और चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। आंसर राइटिंग में भी अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, तो देयर ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस डायग्राम। और ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है बनाने के लिए, जस्ट अ स्कीमेटिक या फ्लो डायग्राम जैसा ही है। तो ये बहुत काम की चीज़ है। डिकम्पोजिशन ह्यूमस हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन पे इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये जो 5 चीज़ें हैं इन्हीं पे, इसी के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट इज़ अ ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। अब कल को एक स्टेटमेंट में ये लिख दे इट इज़ एन एरोबिक प्रोसेस, तो व्हाट वुड दैट बी? दैट वुड बी रॉन्ग।
ऑक्सीजन रिक्वायरिंग है, तो इसीलिए ये आपका एरोबिक प्रोसेस है। ठीक है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ यहाँ पे। एरोबिक रिएक्शंस वो होती हैं दैट रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक वो होती हैं वेयर जो भी रिएक्शन होगी वो होगी ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी सब्सटेंस है, जो भी प्लांट है, क्योंकि देखिए हर एक प्लांट सिमिलर नहीं होता, हर एक ऑर्गेनिज्म की, एनिमल की स्किन सिमिलर नहीं होती, एनिमल्स की डिफरेंट होगी, ह्यूमन बींग्स की डिफरेंट होगी, बर्ड्स की डिफरेंट होगी। आपका जो है थोड़ा सा अगर आपको आइडिया हो, डेजर्ट का जो प्लांट होगा उसका स्ट्रक्चर अलग होगा, जहाँ पे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे उनके स्ट्रक्चर अलग होंगे, राइट। अगर आप पहाड़ों की तरफ जाओगे वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। तो इसीलिए उसके जो सेल्स हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उनका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, प्लस जिस एरिया में वो ग्रो कर रहे हैं या ऐसे एनिमल्स जिस पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेटिक फैक्टर क्या है, तो ये सब डिसाइड करेगा आपका रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब रेट ऑफ डीकम्पोजिशन मतलब दर, डीकम्पोजिशन की जो दर है कि वो तेज़ी से होगा या धीरे से होगा। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमिफिकेशन जो है प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, उसका जो रेट होता है वो स्लो होता है डीकम्पोजिशन का, राइट। अब केमिकल कंपोजिशन, अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा बायो वाला पोर्शन है, आपको पुरानी चीज़ एक बार दोहरानी होगी। लिग्निन, काइटिन, तो अगर आपको याद होगा जब हमने बायो में सेल चैप्टर पढ़ा होगा, 6th क्लास में भी है, ये आपके 8th क्लास में भी है, ठीक है, फिर 9th क्लास में भी है। तो आपका जो लिग्निन और काइटिन, दे आर बेसिकली हार्ड इन नेचर, दे आर हार्ड इन नेचर, तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए टाइम लगेगा। अब आप खुद कंपेयर करो, कोई एक चीज़ है जो बहुत सॉफ्ट है, इट इज़ ईजी टू कट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होगी तो उसको कट करने में टाइम लगेगा। तो वैसे ही जो लिग्निन और काइटिन होते हैं, दे आर वेरी हार्ड, तो इनको ब्रेक डाउन करने का जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर वो ऐसी चीज़ों से बने हैं जो वाटर सॉल्यूबल हैं, जो नाइट्रोजन से बने हैं, जो ईजिली ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं, तो वहाँ पर जो डिकम्पोजिशन होगा वो बहुत क्विक होगा। वहाँ का डिकम्पोजिशन का जो रेट है, डिकम्पोजिशन का जो ब्रेक डाउन की दर है वो वहाँ पे तेज़ होगी। ठीक है, तो ये 2 फैक्टर हो गए। तीसरा है एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स इनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं उनकी जो एक्टिविटी है इज़ रेगुलेटेड बाय द टेम्परेचर। जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइट, उसको अगर किसी भी चीज़ को ब्रेक डाउन करना है, जैसे हमने पुराने स्लाइड पे लीफ का एग्जाम्पल लिया था, तो अगर उसको लीफ को ब्रेक डाउन करना है तो उसको एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जिस एरिया में वो लीफ है वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि एंजाइम की जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो एंजाइम है वो जल्दी एक्टिवेट हो रही है, जल्दी एक्टिवेट हो रही है, तो इट इज़ केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन दैट डेड पार्ट। लेकिन अगर वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम है तो उस एंजाइम को ही एक्टिवेट होने में जब टाइम लगेगा तो वो डिकम्पोजिशन को भी फास्ट नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए टेम्परेचर का यहाँ पे भी रेगुलेटरी पॉइंट होता है। उसके बाद में वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट दे फेवर डिकम्पोजिशन। वार्म अगेन टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपका वार्म होगा, रेनफॉल हो रहा है तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट होगा, तो ऐसे सिचुएशन में ह्यूमस बनने का जो रेट है वो भी फास्ट होगा, डिकम्पोजिशन भी फास्ट होगा। समझ रहे हैं आप, डिकम्पोजिशन फास्ट होगा तो ह्यूमिफिकेशन भी फास्ट होगा। लो टेम्परेचर, दिस इज़ इनहिबिट, लो टेम्परेचर जो है वो डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करेगा, वो उसको रोकेगा, क्योंकि एंजाइम्स जो होंगी वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी लो टेम्परेचर्स में, एंजाइम्स विल नॉट गेट एक्टिवेटेड। एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगी तो माइक्रोब्स काम कैसे करेंगे? माइक्रोब्स जब तक उसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, फ्रेगमेंट नहीं कर पाएंगे, तो पूरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस पूरा नहीं होगा। तो इन 5 चीज़ों को बिल्कुल इस तरीके से समझ लीजिए कि आंखें बंद करके भी आपके दिमाग में ये टर्म्स आने चाहिए कि डिकम्पोजिशन इज़ एरोबिक प्रोसेस। ठीक है,
इसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उस पर्टिकुलर डेड ऑर्गेनिज्म का, या डेट्रिटस बोल सकते हो आप, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन, और जहाँ पे वो डेट्रिटस पड़ा हुआ है उसका क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है, वो कैसा है, वहाँ पे आपका टेम्परेचर कैसा है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। और सिमिलरली जो ह्यूमस है यहाँ पे आपको याद रखना है, इट्स अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस। यहाँ पे आपका लाइट कलर के साथ कंफ्यूज किया जा सकता है। आपको रेजिस्टेंस वाला टर्म याद रखना है कि माइक्रोबियल एक्शन से रेजिस्टेंट होता है। उसके बाद इट इज़ कॉलॉइडल इन नेचर एंड दिस इज़ रेजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वाई रेजर्वॉयर? क्योंकि इसके ब्रेकडाउन से मिनरल्स बनते हैं, मिनरलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये कहानी थी अब तक की हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं क्या रोल प्ले कर रहे हैं नेचर में। तो हमने प्रोड्यूसर देख लिया, कंज्यूमर देख लिया, डीकम्पोजर्स देख लिया। मैं रिवाइज कर रही हूँ, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ इसको रट लो, बस आपको इनऑर्गेनिक पार्ट कौन सा है, ऑर्गेनिक पार्ट कौन सा है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ दिस, ये चीज़ याद रखनी है इसमें। उसके बाद ओशियन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं। जैसे हमारे दिमाग में क्या होता है, जनरली हम यही सोचते हैं कि प्लांट्स फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वाटर बॉडीज़ में भी प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो बस आपको ना इनके नाम दिमाग में रहने चाहिए, जैसे डायएटम्स हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, फाइटोप्लैंक्टन्स हो गया, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गया, ठीक है। ये चीज़ आपको ज्योग्राफी में भी हेल्प करेंगे। वहाँ पे भी जब हम लोग ओशियनोग्राफी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे भी प्रोड्यूसर्स, डीकम्पोजर्स, बेंथिक जोन्स, जैसे कल बेंथिक जोन्स के ऑर्गेनिज्म का थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दिया था, तो वहाँ पे भी ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि इसमें से जो ऑर्गेनिजम्स दिए हैं दे कम अंडर विच कैटेगरी, तो आपको भी पता होना चाहिए दे आर कमिंग अंडर एल्गी। वहाँ पे वो आपको ऑप्शन में फंजाई दे सकते हैं, वो आपको आर्थ्रोपोड्स दे सकते हैं। एक और चीज़ याद रखना, आजकल क्या हो रहा है पेपर में, आप पीसीएस की बात करो जो स्टेट पीसीएस है, या फिर आप यूपीएससी को ले लो, तो अब ना सिस्टमैटिक्स जो बायोलॉजी में आपके सिस्टमैटिक्स होते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कौन कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, क्या उनका क्लास है, क्या ऑर्डर है, कौन सा किंगडम है, जीनस पूछ लेंगे, स्पेशीज़ पूछ लेंगे, ठीक है। तो जब मैं बायोडाइवर्सिटी पढ़ाऊंगी ना, तो वहाँ पे ना एक थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगी। उतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा जितना एक मतलब बायो फील्ड के बच्चे से पूछा जाता है, बट जो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है, एटलीस्ट उसका तो आपको स्पीशीज़ और जीनस तो पता होना चाहिए, क्योंकि वो उससे पूछ सकता है, ठीक है। आगे यू नेवर नो वो कौन सी क्लास, कौन सा ऑर्डर, आपको कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दे दे, वो पूछ ले कि अच्छा इज़ इट रिलेटेड टू दिस स्पीशीज़, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी के लिए तो ये 4 चीज़ों को याद करो और इनको रट लो कि दे आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्गी, दे आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक एल्गी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कंज्यूमर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। माइक्रो कंज्यूमर्स में डीकम्पोजिशन का आइडिया होना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स इसमें हो रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। एक इसकी ट्रिक बताती हूँ। कैटाबॉलिज्म जैसे नाम से ऐसा लग रहा है ना, काट रहा है, काटना, क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के ब्रेकडाउन को करके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को काट के इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना रहा है। तो ये चीज़ आप याद रखना, क्योंकि स्पेसिफिकली इस स्टेप से भी पूछा जा सकता है। जो बेसिक साइंस पूछी जाती है पीसीएस के एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, यूके पीसीएस हो गया, हरियाणा पीसीएस हो गया, तो उसमें आपका काफ़ी क्वेश्चंस, 15 से 20 क्वेश्चन बेसिक साइंस के आते हैं। तो उसमें एक टर्म होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा टर्म होता है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म का होता है काटना, एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जोड़ना, जब आप इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जोड़ के ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाओगे, ठीक है। चलो मैं इस वाले इक्वेशन से आपको समझाती हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जोड़ा, यू हैव टेकन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने ग्लूकोज बना दिया, तो ये वाला जो प्रोसेस हो गया ये आपका हो गया एनाबॉलिज्म, जहाँ पे 2 स्मॉलर सिंपल पार्टिकल्स को जोड़ के कॉम्प्लेक्स पार्टिकल बनाना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना। वैसे ही जब यहाँ पे कैटाबॉलिज्म की बात हो रही है,
तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, कॉम्प्लेक्स को काट के सिंपल बनाना। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में रखनी है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ज़रूरी नहीं है वो आपको डायरेक्ट इक्वेशन से रिलेटेड पूछेगा, हो सकता है वो घुमा के इस तरीके से पूछ ले कि जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जब वो मिल रहे हैं तो दैट प्रोसेस इज नोन एज एनाबॉलिज्म, और जब आपका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा है तो जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है दे आर ब्रेकिंग डाउन इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो इस चीज़ को 2-3 चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा डिकम्पोजिशन और ये सब डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे ना प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें रटी रटाई चीज़ें नहीं आती हैं, अगर आपने चीज़ों को समझ रखा है तो उसके बेसिस पे कहते हैं ना अप्लाइड जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो जैसे एबायोटिक फैक्टर्स थे तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सॉइल हो गया, आपका सेलिनिटी हो गया। तो ये जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, वो इनके साथ रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको। जैसे इसमें आपका 4 तरीके से जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं। माइग्रेशन है, पहला, दूसरा है सस्पेंशन, तीसरा है कन्फॉर्मर्स, चौथा है रेगुलेशन। ठीक है, अब माइग्रेशन जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा, इन दिस जनरली मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी अगर बढ़ रही है तो वहाँ पे इमिग्रेशन हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही है तो वहाँ पे ई माइग्रेशन हो रहा है। तो माइग्रेशन क्या है, बेसिकली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन होंगी, रहने लायक कंडीशन होंगी, वहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहेंगे, और जहाँ जैसे ही कंडीशन विपरीत हो जाएंगी तो वो ऑब्वियसली सेफ जगह पे मूव करना चालू करेंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू माइग्रेशन। दूसरा है सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब होता है सस्पेंडिंग दी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए, जब तक सिचुएशन फेवरेबल नहीं हो जाती तब तक के लिए अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को सस्पेंड करके रखते हैं, और जैसे ही सिचुएशन फेवरेबल हो जाएगी दे विल कम बैक टू देयर नॉर्मल स्टेट, जो नॉर्मल फंक्शनिंग होगी उस तरीके से काम करना शुरू करेंगे। फिर होते हैं कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स क्या होते हैं कि वो जो है बाहर का जो एनवायरनमेंट है, चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो ये वाले ऑर्गेनिजम्स दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कन्फॉर्मर्स। चौथे होते हैं रेगुलेट। जैसे मैंने नहीं बताया था कि स्वेटिंग होती है, शिवरिंग होती है, तो ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर टेकिंग प्लेस। जब टेम्परेचर ज़्यादा है स्वेटिंग हो गई, ठंड ज़्यादा है शिवरिंग हो गई, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी आर अ काइंड ऑफ रेगुलेटिंग आर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आप इनके नाम देख लीजिए। आपको थोड़ा सा और इसमें डिटेल देखना हो तो यू कैन गो टू द पेज नंबर 223 ऑफ NCERT, 12th क्लास की जो है लास्ट यूनिट। बाकी अभी इसको मैं और डिटेल में पढ़ाऊँगी, आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन। उसके बाद में देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कैसे चेंज करते हैं। तो जब मेरी 3rd क्लास होगी उसमें मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, इनके एग्जांपल्स भी दूंगी, और कैसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये तो रेगुलेशन कर रहे हैं, ये तो अपना कहते हैं ना रेस्पॉन्स दे रहे हैं बाहर के एनवायरनमेंट के हिसाब से। काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं एडेप्टेशन में, कि जो पहाड़ी लोग हैं वो किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर चुके हैं, जो डेजर्ट में रहने वाले एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उन्होंने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम एडेप्टेशन में देखेंगे। तो हमारी जो 3rd क्लास होगी उसमें जो है हम एडेप्टेशन को देखेंगे, और ये जितने भी आपके जो रेस्पॉन्सेज हैं इनको अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इससे पहले आप लोग क्या करके आएंगे, जितना भी बायोटिक कंपोनेंट्स, एबायोटिक कंपोनेंट है उसको रिवाइज करके आइएगा। डिकम्पोजिशन, ह्यूमस, मिनरलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द फैक्टर्स,
दैट बेसिकली कंट्रोल और डिटरमाइन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट गो थ्रू दैम, एक बार रिवाइज करो. कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना. फिर जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डाउट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. एक बार मैं आपको ये एडेप्टेशन और ये रेस्पॉन्सेस को डिटेल में बता दूंगी. तो जो हमारी 4th क्लास होगी उसमें मैं ना इनसे रिलेटेड आए हुए जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जो प्रीलिम्स वाले हैं, पहले प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी और अगर पॉसिबल हुआ तो आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगी. तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप पुराना जितना भी है उसको रिवाइज कर पाओ. जो मैंने आपको सोर्स बताया है पहले इसको पढ़ो, इसको समझो. नहीं समझ आ रहा वीडियो को दोबारा देखो. मैंने हर चीज़ को बहुत ही स्लो वे में और बहुत ही मतलब इसीलिए सब कुछ मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया है ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो. फिर भी अगर किसी भी टॉपिक पे या पॉइंट पे दिक्कत आ रही है आप कमेंट बॉक्स में डालो उसको. एनसीईआरटी को पहले इसको सुनो, इसको सुनने के बाद एनसीईआरटी को रेफ़र करो तो जो है आपको दिक्कत नहीं आएगी. तो क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ. प्लीज़ रिवाइज एंड स्टडी. ऑल द बेस्ट.